Hi to everyone, this is सुजीत सिंह. वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल. और इस चैनल पर हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में. ठीक है, तो अभी करंट सीरीज चल रही है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये इस सीरीज़ का 8th पार्ट है. ठीक है, और हमने 7th पार्ट में, इसी सीरीज़ के 7th पार्ट में हमने गट के वॉल के बारे में काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया. ठीक है, तो जनरली जो एलिमेंट्री कैनाल जो है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें 4 डिफरेंट टाइप की क्या है, लेयर्स प्रेजेंट है, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया. म्यूकोशा, सब म्यूकोशा, मस्कुलैरिस और सेरोशा. और इसमें अगर हम मस्कुलैरिस की बात करते हैं तो मस्कुलैरिस के भी 2 पार्ट हैं, एक है आउटर और एक है इनर. तो आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में है और इनर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है. ठीक है, लेकिन यहीं पर हमने एक इम्पॉर्टेंट बात भी अंडरस्टैंड किया कि अगर आप स्टमक की बात करते हो तो स्टमक में ये मस्कुलैरिस में 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं. ठीक है, एक तो आपकी इनर है, आउटर है, और साथ में साथ इनर के जस्ट नीचे एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक लेयर. तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल मैनर में अपने 7th पार्ट में कंप्लीट किया है. और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, ये सीरीज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप प्रीवियस के लेक्चर्स ज़रूर देखना. ये कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करते हैं. ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो आज के टॉपिक में अगर आप बात करते हो तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पर म्यूकोशा विलाई प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट अ म्यूकोशा विलाई. ठीक है, म्यूकोशा विलाई के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. इन्हीं विलाई को आप बोलते हो क्या? ऑल्सो ये विलाई कैसी दिखती हैं? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. ठीक है, तो ये कहाँ की बात हो रही है? हम बात करें कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसी म्यूकोशा विलाई के ऊपर भी स्मॉल स्ट्रक्चर्स मींस स्मॉल विलाई स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसी म्यूकोशा विलाई की सरफेस पे मींस टॉप पर, ठीक है, यहाँ पर हैव स्मॉल प्रोजेक्शन, और इन्हीं स्मॉल प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हो? कॉल्ड एज माइक्रोविलाई. ये बात समझ में आ रहा है? तो माइक्रोविलाई जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इस म्यूकोशा विलाई के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इनके सरफेस पर भी स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं. इन्हीं प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हो? माइक्रोविलाई. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो तो बेसिकली अगर ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं विलाई का, सपोज हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इमेज क्लियर हो. ठीक है, तो सपोज ये विलाई स्ट्रक्चर है. ये क्या है? ये माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर है. और इन्हीं विलाई स्ट्रक्चर के बीचों बीच क्या प्रेजेंट होते हैं? इन्हीं विलाई स्ट्रक्चर के बीचों बीच क्या प्रेजेंट होते हैं? तो बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रिप्स ऑफ लुबरकेन. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसके हैं? क्रिप्स ऑफ ये स्ट्रक्चर किसको क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लिबरकून. ठीक है, तो क्रिप्स ऑफ लिबरकून कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन द विलाई स्ट्रक्चर. ठीक है, विलाई स्ट्रक्चर के बीचों बीच क्या प्रेजेंट होते हैं? लिप्स ऑफ
लिबर कून, क्रिप्स ऑफ लिबर कून। ठीक है, अब देखो यहीं पर अगर आप बात करते हो तो दो तरह की कैपिलरीज होती हैं। यहीं पर अगर आप बात करते हो तो टू डिफरेंट टाइप की कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, अगर आप यहीं पे बात करते हो तो यहाँ पर कैपिलरीज के भी टू डिफरेंट टाइप हैं। एक को आप बोलते हो लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी, और दूसरे को आप बोलते हो ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का पर्पस अलग अलग है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्मॉल जो प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनका मेन पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू increase the surface एरिया को क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो ओवरऑल स्टोरी किसके लिए बन रही है, ताकि जो आपके फूड में मिनरल्स और विटामिन्स हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, एब्जॉर्व किया जाए। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा विलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इसी म्यूकोसा विलाई स्ट्रक्चर के सरफेस पर स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज माइक्रो विलाई स्ट्रक्चर। और इसी विलाई स्ट्रक्चर के बीचों बीच क्या प्रेजेंट होते हैं, तो क्रिप्स ऑफ लुबरकून, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द विलाई स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करें तो कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं, और कैपिलरीज का मेन टारगेट क्या है, यहाँ पर जो लिम्फ कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरी में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो आपके फैट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट soluble फूड एंड विटामिन। ठीक है, ऐसे फूड के एब्जॉर्प्शन में लिम्फ कैपिलरी हेल्प करते हैं जो फैट सॉल्युबल हो, उसे कौन एब्जॉर्व करता है, लिम्फ कैपिलरीज ही एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करते हो ब्लड कैपिलरी, तो ब्लड कैपिलरी का काम यहाँ पर क्या है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर soluble फूड एंड विटामिन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपकी जो कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी, अगर आप एनसीईआरटी के बुक में एक इमेज दिया हुआ है, तो ये लिम्फ कैपिलरी जो है ना, वो येलो स्ट्रक्चर्स, येलो कलर में ड्रॉ हैं। आप ध्यान से देखना, एक तो आपकी ब्लड कैपिलरी है जो रेड स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, और लिम्फ कैपिलरी जो है वो येलो लाइंस में समझाया गया है उस डायग्राम के अंदर। तो लिम्फ कैपिलरी मेनली हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन किसके लिए, फैट सॉल्युबल फूड एंड विटामिन को कौन एब्जॉर्व करता है, तो लिम्फ कैपिलरी एब्जॉर्व करते हैं। और आपके वाटर सॉल्युबल फूड एंड विटामिन को कौन एब्जॉर्व कर रहा है, तो ब्लड कैपिलरी एब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझ में आया कि जो आपकी ब्लड कैपिलरी हैं मेनली ऐसे फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं जो वाटर सॉल्युबल हो। ठीक है, मीन्स ऐसे फूड जो वाटर के साथ क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है, मीन्स वहाँ पर ऐसे विटामिन्स को एब्जॉर्व किया जा रहा है जो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, साथ में अगर लिम्फ कैपिलरी की आप बात करो तो ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्व किया जा रहा है जो फैट सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये आप
याद रखना क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी में डिफरेंस समझ में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर म्यूकोसा विलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये म्यूकोसा विलाई स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो मेन काम क्या कर रहे हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किस लिए इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो ये बात सभी को क्लियर है, ये बात सभी को क्लियर है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछना कि सर ये टॉपिक मुझे फिर से आप बताइए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ गट, ठीक है। तो गट का जो रेगुलेशन है ना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो रेगुलेशन जो हम बात करेंगे, अब रेगुलेशन किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली आपके गट के रिस्पेक्ट में। हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, गट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर रेगुलेशन ऑफ गट, किसके लिए, या तो ये गट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्शन होगा, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, यहां से सिक्रीशन होगा। ये बात समझ में आ रहा है, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या तो सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं बच्चे, आप ध्यान से देखना। जो भी आप फूड को क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, जो भी आप फूड को इनटेक कर रहे हो मीन्स आप खाना खा रहे हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस आपने फूड को इनटेक किया तो सबसे पहले ये फूड आपके माउथ में जाएगा, अपने माउथ में जाएगा, और माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। टीथ क्या करेगा, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड मीन्स फूड का क्या हो रहा है, यहाँ पर मैस्टिकेशन हो रहा है, किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से। और ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, माउथ के अंदर चल रही है, ठीक है। अब देखो इस मैस्टिकेशन प्रोसेस के बाद क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर माउथ के बाद आपका क्या आता है, फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद क्या आता है, ईसोफेगस आता है, और ईसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक आता है। जब स्टमक की बात हो रही होती है तो हमने अंडरस्टैंड किया था कि स्टमक में जहाँ पे ईसोफेगस एंड हो रहा है और स्टमक में वो ओपनिंग ओपन हो रही है, तो वहीं पर एक गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर है, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंस्टर है, और लास्ट में जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर एक पायलोरिक स्पिंस्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल जब ये दोनों स्पिंस्टर क्लोज हो जाते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, स्टमक में चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड। तो पहले हुआ फूड का क्या, मैस्टिकेशन, फिर क्या हो रहा है, चर्निंग ऑफ फूड। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेस्ट पार्ट, मींस रेस्ट ऑफ द पार्ट में क्या चल रहा है, मींस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम। तो रेक्टम तक अगर आप बात करते हो तो यहां पर क्या चल रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना कि जब भी आप फूड को इनटेक कर रहे हो तो पहला तो माउथ में क्या चल रहा है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, स्टमक में क्या चल रहा है, चर्निंग ऑफ फूड, और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम तक के रीजन में क्या चल रहा है, पेरिस्टाल्टिक
पेरिस्टालसिस चल रहा है। अब देखो, जब भी आप बात करोगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में, तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम रीजन तक होती है। ईसोफेगस में से आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होती है और रेक्टम रीजन तक पेरिस्टालसिस होती है। बट अगर कोई आपसे पूछे कि रेक्टम रीजन पर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ठीक है। बट अगर कोई आपसे पूछे कि पेरिस्टालसिस कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप हमेशा याद रखना कि फेरिंग्स के बाद आता है आपका ईसोफेगस, और ईसोफेगस से ही पेरिस्टालसिस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो खत्म कहाँ पर जाकर हो रहा है, रेक्टम रीजन पर भी पेरिस्टालसिस होता है, बट इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो ये आपने समझा फूड को इनटेक करने के बाद फूड में किस किस तरह की प्रोसेस चल रही हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमने टर्म लिखा ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब देखो हमने बात किया था कि वॉल गट के, अगर आप वॉल की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर बात किया था, हमने यहाँ पर गट के वॉल के बारे में अगर हमने बात किया था, वॉल की अगर हमने बात किया था तो यहाँ पर 4 डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा था, और इन्हीं लेयर्स पे सब म्यूकोशा पर और मस्कुलरिस पे कुछ नर्व्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं वॉल के सब म्यूकोशा पर क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व पैचेस प्रेजेंट होते हैं, नर्व पैचेस प्रेजेंट होते हैं। और ये नर्व पैचेस कौन कौन से, तो नर्व पैचेस बेसिकली अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर मिशनर प्लेक्सेस और साथ में आपके ऑर्बैक प्लेक्सेस जो प्रेजेंट होते हैं आपके सब म्यूकोशा और मस्कुलरिस में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो नर्व सब म्यूकोशा में आपके कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो मिशनर प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और साथ में अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर जो दूसरा लेयर है मस्कुलरिस में भी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक तो आउटर लेयर है और दूसरी क्या है, इनर लेयर है। और इसी आउटर और इनर के बीचों बीच क्या प्रेजेंट हैं, नर्व प्लेक्सेस, नर्व पैच प्रेजेंट है। और इसी नर्व पैच को क्या बोल रहे हो, कॉल्ड एज ऑर्बैक प्लेक्सेस, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना कि ये जो ऑर्बैक प्लेक्सेस है और मिशनर प्लेक्सेस है, इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली ये आपके जो मिशनर प्लेक्सेस और ऑर्बैक प्लेक्सेस हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब भी आप नर्व की बात करोगे तो वहाँ पर किसकी बात करोगे, आप नर्वस सिस्टम के बारे में बात करोगे, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोसेस किससे कनेक्टेड हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जिसको आप बोल रहे हो ANS, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट करो, इसके बाद के टॉपिक में हम इस पूरे टर्म को क्लियर कर रहे थे। ये बात समझ में आया कि सब म्यूकोशा और मस्कुलरिस में कौन कौन से प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, इन प्लेक्सेस की भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखो
इसे हम पहले रब कर लेते हैं और फिर हम आपको लेके चलते हैं नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में, जो बेसिकली इंटेस्टाइन के मींस आपके गट में जो कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन की प्रोसेस चल रही है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो देखो, एक तो हमने यहां पर, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करता हूं नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम, तो इस नर्वस सिस्टम को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोल रहे हैं CNS। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं PNS। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं आपके रेगुलेशन ऑफ गट, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे चल करके डिवाइड होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हम पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ब्रेन के बारे में, दूसरा हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम बात करेंगे यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और यहीं पर आप पढ़ोगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पर, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ही आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ गट, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम दो तरह के डिफरेंट नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है आपका पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा अगर आप बात करते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व प्रेजेंट है उसको आप बोलते हो वेगस नर्व, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप किसकी बात करते हो, स्पाइनल नर्व। मीन्स यहाँ पर जो कंट्रोल हो रहा है उसमें नर्व की आप बात करोगे वेगस नर्व और यहाँ पर आप बात करोगे स्पाइनल नर्व। ठीक है, अब देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक है वर्क इन रिलैक्स हैप्पीनेस, ठीक है, या आप बोल सकते हो नॉर्मल कंडीशन में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, जब आप रिलैक्स होते हो या जब आप बहुत खुश होते हो या नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, और ये काम कैसे करेगा, इसका फंक्शन क्या है, तो बेसिकली इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन। ठीक
ठीक है। तो ये गट के में क्या कॉज कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है या सिक्रीशन कॉज करता है। इसकी प्रोसेस को क्या कर देता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। हमेशा याद रखना, कौन इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कब काम करता है, जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो, जब आप बहुत खुशहाल होते हो या आप जब बहुत रिलैक्स कर रहे होते हो, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली गट में कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन में ये क्या करता है, बेसिकली इसको इंक्रीज कर देता है। जब भी आप सिक्रीशन की बात करोगे तो यहाँ पर आप ग्लैंड्स की बात करते हो, जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात कर रहे हो। ध्यान रखना आप, ग्लैंड जो है वो बेसिकली क्या रिलीज करेगा, क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करवाएगा। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस क्या करेगा, तो बेसिकली गट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि बेसिकली गट में कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन को क्या कर दे रहा है, ये इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, एक बात तो समझ में आया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर कौन से नर्व हैं, स्पाइनल नर्व हैं, और ये वर्क ड्यूरिंग द emergency कंडीशन में ये क्या कर देता है, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन ये है बच्चे, हमेशा याद रखना, इट डिक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन। मीन्स यहाँ पर जो हार्मोन का रिलीज हो रहा है उसको ये क्या कर दे रहा है, उसको ये डिक्रीज कर देता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या कर दे रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमेशा नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा होता है। और नॉर्मल किस तरीके से काम करेगा कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर आप बात करते हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली ये कब काम कर रहा है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। अब इमरजेंसी कंडीशन क्या है, तो इस बात को समझना। सपोज आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आप किसी की लेक्चर अटेंड कर रहे हो और आपको फीलिंग आ रही हो कि नहीं भाई हमको तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो बेसिकली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल भेजने के बाद क्या करेगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब सिग्नल भेजेगा स्पाइनल नर्व के थ्रू, तो बेसिकली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इस तरीके से काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सी नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, किस कंडीशन में ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो एक बात समझ में आया कि नर्वस सिस्टम आपका डिवाइड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप बात करते हो ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ गट की बात करो तो यहाँ पर आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ही इनके पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल मैनर में हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया है। अपना फीडबैक ज़रूर देना, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप कमेंट करके बताना कि बच्चे आप अगली सीरीज़ किस चैप्टर से चाहते हो। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को समझने के बाद अपनी बुक्स की रीडिंग ज़रूर करना। ये बहुत 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 हेल्प करता है बच्चे। आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक को पढ़ करके समझ करके लिखते हो, नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, और उसके बाद जब आप बुक की रीडिंग लगाते हो तो जो आपने समझा है उसको लाइन टू लाइन जब आप पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में एकदम ही क्या हो जाता है, फिट हो जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लगे रहो ऐसे ही। थैंक यू।